नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिकल एजुकेशन नरपत क्लासेस के अंदर। तो हम योगा का 8वां पार्ट फिर से लेकर आए हैं। 8वां पार्ट लेकर आए हैं, 7 पार्ट हो गए हैं, 8वां पार्ट चल रहा है अपने। 8वें पार्ट में मैं आज आसन को पूरा कंप्लीट करूंगा। आसन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जब आपको अष्टांग योग पढ़ाया था कि आसन 3 प्रकार के होते हैं: विश्रामात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन और संवर्धनात्मक आसन। तो अभी हम इन तीनों आसनों के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर 14 आसन हैं, उन आसनों को हम पढ़ेंगे। उसमें सिलेबस में सबसे पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, अब देखिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन इमेज से आपको पता चल रहा होगा और बाकी मैं आपको बता देता हूं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के अंदर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम है ना दंडासन के अंदर बैठेंगे। किसमें बैठेंगे? सर्वप्रथम किसमें बैठेंगे? दंडासन में बैठेंगे। दंडासन का मतलब क्या हुआ? दंडासन का मतलब बिल्कुल हमें सीधा बैठना है। कैसे बैठना है? बिल्कुल कैसे बैठना है? ये हमारा नाक हो गया, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा बैठना है। ये पैर क्या करने हैं? अब पैरों को भी क्या करना है? सीधा रखना है। यहाँ पे क्या करना है? पैरों को भी सीधा रखना है। ठीक है, ये पैरों को क्या रखना है? सीधा, और हाथ बिल्कुल विश्राम की पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में होंगे। इसको हम बोलते हैं दंडासन। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? पहला स्टेप अर्ध मत्स्येंद्र आसन के अंदर क्या करना है? सर्वप्रथम हमें दंडासन की अवस्था में बैठना है। दंडासन की अवस्था में बैठने के बाद देखिए, दंडासन की अवस्था में बैठने के बाद सर्वप्रथम अपना जो राइट वाला लेग है, इधर ये देखिए, ये राइट वाला लेग है। राइट वाले लेग को लेफ्ट साइड में लेके जाना है। किधर लेके जाना है? लेफ्ट साइड में लेके जाना है। ये देखिए लेफ्ट साइड, ये राइट वाला पैर है, जो लेफ्ट वाला पैर है इसके घुटने के पास में यहाँ पे चला गया। ये राइट वाला पैर लेफ्ट वाले घुटने के पास में चला गया, उधर चला गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से इसको मोड़ दिया इसको। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? जो लेफ्ट वाला पैर है, लेफ्ट वाला जो पैर है, इसको क्या करना है? इसको हमारे जो हिप वाला पोर्शन है, हिप वाला पोर्शन है, इसको लेफ्ट वाले पैर को कहां पे लेके आना है? हिप वाले पोर्शन के इस एडी को कहां पे लाना है? लेफ्ट वाले पैर की एडी को हिप के पास लाना है। ठीक है, राइट साइड की हिप की तरफ। ये देखिए लेफ्ट वाला जो पैर था इसको हमने बेंड किया और यहाँ पे जो हमारा हिप वाला पोर्शन है, हिप वाले पोर्शन के पास एडी को लेकर आए। लेफ्ट वाले पैर की एडी को लेकर आए। राइट हैंड कहां जाएगा? राइट हैंड जस्ट जाएगा पीछे की तरफ। कहां जाएगा? पीछे की तरफ। और लेफ्ट वाला हैंड क्या करेगा? लेफ्ट वाला जो हैंड है वो जो हमारा राइट पैर आगे गया है उसके पास में रहेगा, उसको ऐसे सपोर्ट करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो और हम देखेंगे किधर? पीछे की तरफ देखेंगे। कैसे देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे। तो इस आसन को हम बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक्चुअली में इस आसन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ना, कपड़े को निचोड़ते हैं तो कपड़ा क्या करता है? मुड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा शरीर भी एक तरह से निचोड़ा जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये इस प्रकार से, ये हाथ इधर चला गया, पैर ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शरीर को निचोड़ना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आसन करने से पहले दंडासन में बैठते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन किस अवस्था में किया जाता है, तो सीटिंग अवस्था में किया जाता है, मतलब बैठने की अवस्था में किया जाता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में सर्वप्रथम कौन सा आसन किया जाता है? कौन से आसन की अवस्था से किया जाता है? तो दंडासन की अवस्था से किया जाता है। दंडासन की अवस्था से। अब देखिए एक बार हमने पहले इस राइट वाले पैर को उधर ले गए घुटने के पास में, लेफ्ट वाले पैर की एडी को यहाँ पे हिप के पास में ले आए और हाथों को इस प्रकार से कर दिया। अब वापस ऑपोजिट साइड में भी तो यही करना है। ऑपोजिट साइड में कैसे? अब इस बार क्या करेंगे हम? राइट वाले पैर को लेफ्ट की हिप की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट वाले पैर को वापस से राइट पैर के नी के पास में लेके आएंगे। ठीक है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। और लेफ्ट, अब इस बार राइट वाला हैंड पीछे जा रहा है तो इसमें लेफ्ट वाला हैंड पीछे चले जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके लाभ क्या क्या है ये देखिए। इसके लाभ है मधुमेह एवं कमर दर्द में सहायक है। मधुमेह कहां से होता है? देखिए यहाँ पे हमारा जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है लगभग मिर्ची के समान होती है, इस प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो इसके ऊपर हल्का सा क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। जैसे हम शरीर को निचोड़ेंगे, ऐसे टर्न देंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? हल्का सा पेनक्रियास पे दबाव पड़ेगा, तो अग्नाशय ग्रंथि पे दबाव पड़ेगा, तो वहां से जो
इंसुलिन हार्मोन निकलता है वो प्रॉपर तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। तो मधुमेह में जिनको शुगर है उनके लिए ये लाभदायक है। दूसरा, कमर दर्द में, अब देखिए प्रॉपर जब अपन स्ट्रेच कर रहे हैं, पूरा बैक टर्न कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कमर में भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये कमर दर्द में भी लाभदायक है। फिर रक्त संचार में लाभदायक है, क्योंकि मूवमेंट मिलेगा बॉडी को क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। तो जो हमारी वेन्स है, जो नसिया है, जिसे हम रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, उनके ऊपर भी हल्का हल्का दबाव पड़ेगा, तो रक्त संचार में भी क्या होगी, लाभकारी होगी। फिर पेट व आंतों हेतु उपयोगी है, पेट के लिए भी उपयोगी है, हल्का सा पेट भी कम होगा। और आंतों हेतु उपयोगी, जो अंदर आते हैं, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, उनको भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है। बार बार अगर ये आसन करेंगे हम, ठीक है, आसन करेंगे तो इनसे हमें ये लाभ हो सकते हैं, निम्न लाभ हो सकते हैं। आसन को करने का तरीका क्या है, ये देखिए। आसन को करने का तरीका ये नहीं फटाफट से ऐसे कर दिया नहीं, आसन बिल्कुल धीमे धीमे किया जाता है। पहले धीमे धीमे अपन दंडासन में बैठेंगे, फिर बिल्कुल धीमे धीमे एक पैर को साइड में ले जाएंगे, दूसरे पैर को पीछे लाएंगे, फिर धीमे धीमे हाथ को पीछे ले जाएंगे, फिर हाथ को सीधा करेंगे। ये इस प्रकार से बिल्कुल धीमे धीमे करना है, ठीक है। और उसके बाद में इसी अवस्था के अंदर 10 से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड करना है। स्टार्टिंग में 10 सेकंड और आगे अगर आप बढ़ा सको तो 30 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है। और वापस से पुनः वापस दंडात्मक स्थिति में आना है, वो भी धीमे धीमे, ठीक है। फिर दंडात्मक स्थिति से वापस विपरीत तरफ में करना है। इस बार हमने राइट साइड में किया है, तो इस बार हमें वापस लेफ्ट साइड में करना है। ये चीज ध्यान रखिए। सर लिखना कैसे है, एक प्रॉब्लम आ रही है कि लिखना कैसे है। देखिए मैं लिखवा दूंगा, मैंने बोल तो दिया, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। फिर भी आप इस लैंग्वेज को आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी महारत वाली बात नहीं है। अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन में, लैंग्वेज में बताता हूँ कैसे लिखवाता है कोचिंग में। अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन में सर्वप्रथम दंडात्मक आसन में बैठेंगे। दंडात्मक आसन से हमारा आशय है कि दोनों पैर सीधे रहेंगे, हाथ पीछे की तरफ सहारा देंगे और हमें बैठने की स्थिति में आना है, ठीक है। इस स्थिति से राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने के पास में ले जाएंगे और लेफ्ट पैर को राइट साइड के हिप की तरफ लेकर आएंगे और एडी को हिप से टच करेंगे। राइट हैंड को कमर के पीछे की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को राइट पैर के सहारा देने हेतु राइट पैर के अंगूठे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी लैंग्वेज बन गई, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। मेरे हिसाब से लैंग्वेज लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने इमेज सही से देख लिया। हाँ एक चीज और, इन आसन को ना आप एक दो बार करके देखिए, इन आसन को आप एक दो बार करके देखिए। हो सके तो क्रोम से, गूगल से आप है ना इनकी इमेज ले लीजिए, इन आसन को 1 से 2 बार करके देखिए, आपको उससे फायदा क्या होगा। ये चीज मैं आपको, देखो मैं हर कोचिंग में यही बोलता हूं कि इससे फायदा क्या होगा। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका जो ये आसन करने से आप कहां पर खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कहां का बॉडी में आपकी मसल्स में खिंचाव आ रहा है, तो उस पार्ट के लिए ये क्या हो जाएगा, लाभकारी हो जाएगा। जैसे कि पेट वाले पार्ट में खिंचाव आएगा, कमर में खिंचाव आएगा, रक्त संचार, मतलब आपको एकदम लगेगा कि हाँ एकदम ब्लड का फ्लो हो रहा है, आपको खुद में खुद लगने लग जाएगा उसी समय। एक दो बार आप इस आसन को सही ढंग से करेंगे तो पेट व हाथों में ज्यादा खिंचाव आएगा, तो ये इनके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आसन के अंदर आपका जो सेकंड आसन है ना, वो है भुजंग आसन, ठीक है। भुजंग आसन कल भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि भुजंग का अर्थ क्या होता है, सर सांप, इसी को अपन क्या कहते हैं, भुजंग कहते हैं। क्या कहते हैं भुजंग। वही दोहा सुनाया था कि चंदन विश्व व्यापी नहीं, लिपटे रहत भुजंग। वहां से आपको याद रखना है कि चंदन का जो पेड़ होता है ना, चंदन का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी खुशबू से मोहित होकर क्या होता है कि सांप है ना, इसके चारों तरफ आके ऐसे लपेटे रहते हैं, ऐसे इस प्रकार से चंदन के, इसलिए बोलते हैं कि घर के अंदर चंदन का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सांप दूर से इसके पास में खींचे हुए चले आते हैं। तो दोहा इस प्रकार से था कि दोहे का एक लाइन इस प्रकार से है कि चंदन विश्व व्यापी नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये जो चंदन का पेड़ है ना, ये महकता रहता है, खुशबू देता रहता है, इसके अंदर कभी भी विषैला तत्व
नहीं आता है, चाहे इसके तरफ कितने भी सांप लिपटे रहे। ठीक है, तो आपको ये बताने का आशय है, आपको याद रह जाएगी जब भी आप भुजंग आसन नाम सुनेंगे, भुजंग आसन। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, भुजंग आसन, भुजंग का मतलब क्या होता है, सर्प। ठीक है, सर्प या सांप। अब देखिए जैसे ये सर्प या सांप यहाँ पे फन उठा रहा है ना, ये देखो ये यहाँ पे फन उठा रहा है। ठीक है, वैसे हमें भी क्या करना है, अपना फन उठाना है। ठीक है, अब देखिए भुजंगासन, सर्प या सांप इसका अर्थ होता है। भुजंगासन करते किस प्रकार से है, तो सबसे पहले तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, प्रो लाइन अवस्था में लेटना है। कैसे, प्रो लाइन, प्रो लाइन अवस्था में क्या करना है, लेटना है। प्रो लाइन किसे कहते हैं, उल्टा लेटना। जब अपन पेट के बल पेट के एब्डोमेन के बल लेटते हैं ना, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रो लाइन अवस्था। और जब पीठ के बल लेटते, इस प्रकार से लेटते हैं और हमारा फेस ऊपर की तरफ रहता है, उसको हम कहते हैं सुपाइन अवस्था। क्या कहते हैं, सुपाइन अवस्था। बस सीधा लेटेंगे ना, मान लीजिए अपन अभी सीधा लेट रहे हैं। ठीक है, सीधा लेट रहे हैं, ये हमारा फेस है, इस प्रकार से हम बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पैर है। ठीक है, सीधा लेटे हुए हैं, ये हमारा नाक है जो ऊपर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, सीधा लेटे हुए, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, ये तो सुपाइन अवस्था है। क्या है, सुपाइन अवस्था। ठीक है, और अगर हम उल्टा लेट रहे हैं, उल्टा लेट रहे हैं मतलब हमारे पैर कहां पे हैं, हमारे पैर कहां पे है, नीचे की तरफ है। पैर कहां पे है, ये हमारे पैर इस तरह से नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये हमारी जो मुंडी है, मुंडी भी क्या है, नीचे की तरफ हो जाएगी। ये इस प्रकार से ये नाक आ जाएगा और ये मुंह आ जाएगा। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, प्रो लाइन अवस्था में लेटना है। किसमें, प्रो लाइन अवस्था में। ये प्रो लाइन अवस्था, प्रो लाइन अवस्था का मतलब उल्टा लेटना है। सर्वप्रथम स्टार्ट कहां से करेंगे, प्रो लाइन अवस्था में लेट कर करेंगे। अब देखिए हथेली में भी यही नियम लागू होता है। हथेली अगर सीधी है, ऊपर की तरफ है, हथेली का जो व्हाइट वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ है, तो ये सुपाइन अवस्था है, और नीचे की तरफ है तो ये प्रो लाइन अवस्था है। ऐसे हम सीधे सो रहे तो सुपाइन अवस्था, और उल्टे सो रहे तो प्रो लाइन अवस्था। तो हम भुजंग आसन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले लेटना कौन सी अवस्था में, प्रो लाइन अवस्था में लेटना है। प्रो लाइन अवस्था में लेटने के बाद में हाथों की कोहनियां ऊपर रहेगी, और इस प्रकार से हाथों को छाती के पास में रखना है। कहां पे रखना है, छाती के पास में हाथों को रखना है, और फिर धीमे धीमे सर को ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे सांप फन उठाता है ना, वैसे सिर को ऊपर की तरफ उठाना है, और जितना हो सके गर्दन को, सिर को ऊपर की तरफ उठाना है, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। इस प्रकार से ये ध्यान रहे कि जो हमारा पेट का निचला हिस्सा है, जो हमारा पेट है, एब्डोमेन के निचला हिस्सा है, वो नहीं उठना चाहिए। ये पार्ट है वो जमीन से सटा हुआ ही रहना चाहिए। पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा है, वो जमीन से सटा हुआ रहेगा। बाकी ये पूरा के पूरा हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, जहां तक संभव हो हाथ खुल सकते हैं। ठीक है, पर हल्के से बेंड ही रहते हैं इसमें हाथ, वो कोई इश्यू नहीं है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जितना हो सके गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। तो फिर से वही लिखने का वही तरीका है, सर्वप्रथम सुपाइन अवस्था में लेट जाएंगे, हाथों को छाती के पास हाथों को छाती के पास में लेके आएंगे, और फिर भुजाओं पर बल देते हुए सर को ऊपर की तरफ जितना हो सके उठाएंगे। नाभि के नीचे वाला पार्ट बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहेगा, जमीन से सटा हुआ रहेगा। बाकी ऊपरी धड़ जैसे कोबरा सांप अपना फन फैलाता है उस प्रकार से उठानी है। ठीक है, इसी आसन को हम क्या कहते हैं, भुजंग आसन कहते हैं। अब जैसे हम भुजंग आसन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कमर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, कमर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो लाभ कौन से हो जाएंगे, कमर या मेरुदंड की विकृति में लाभदायक है। देखो कमर दर्द में भी लाभदायक है। कमर दर्द जैसे एक आप बोलते स्लीप डिस्क हो गया, क्या हो गया, स्लीप डिस्क हो गया। स्लीप डिस्क के अंदर ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। कौन सा, भुजंगासन। ठीक है, फिर देखिए कमर दर्द या मेरुदंड की विकृति में लाभदायक है। विकृति कौन सी, काइफोसिस, जो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत रेफरेंस में पढ़ेंगे। काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, इन सब विकृतियों को हम आगे रेफरेंस से पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान दीजिए, काइफोसिस का मतलब क्या होता है, काइफोसिस का मतलब होता है कुबड़ता। काइफोसिस का मतलब क्या होता है, कुबड़ता। इस प्रकार से आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग इस प्रकार से चलते हैं, कई बार बच्चे भी इस प्रकार से चलने लग जाते हैं। तो उन बच्चों को बुजुर्गों में या जवानों में तो नहीं कह सकते कि इस विकृति को ठीक किया जा सकता है, फिर भी कुछ हद तक भुजंगासन से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है,
पर यदि काइफोसिस को ठीक करना है, यदि काइफोसिस को ठीक करना है, यानी इस प्रकार से ये परमानेंट विकृति आ गई, ठीक है, इसको ठीक करना है तो क्या करना है, भुजंग आसन करना चाहिए। ठीक है, बच्चों में अमूमन आपने देखा होगा, गर्ल्स में ज्यादातर देखा होगा कि शर्मीलेपन के कारण वो इस प्रकार से चलने लग जाती है। ठीक है, जब उनके किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो शर्मीलेपन के कारण इस प्रकार से चलने लग जाती है, तो उनको वो परमानेंट आने लग जाती है विकृति धीमे धीमे। तो किशोर अवस्था के पूर्व चरण तक उनको अगर भुजंग आसन करवाया जाए, भुजंग आसन मतलब इस प्रकार से पूरा लेटा के इस प्रकार से, ठीक है, खड़े खड़े कर रहा हूं, और भुजंग आसन लेटे लेटे करेंगे, ठीक है, प्रोलाइन अवस्था में लेट के करेंगे, तो इस प्रकार से, तो इसमें क्या होगा कि जो काइफोसिस जैसी बीमारी है, काइफोसिस जैसी विकृति है, उसके निवारण में लाभदायक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको भुजंग आसन समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा आसन था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों तीसरा जो आसन है वो है चक्रासन। चक्रासन को देखते हैं। सर्वप्रथम वही कार्य करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस बार प्रोलाइन नहीं सुपाइन अवस्था में लेटना है, सीधे लेटना है, सीधे अवस्था में लेटना है। सुपाइन का मतलब बिल्कुल इस प्रकार से, ये पैरों को ऐसे करके इस प्रकार से लेटना है। ठीक है, इसमें हमारा जो फेस रहेगा वो कहां रहेगा, फेस जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, कहां रहेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से लेटना है। इस प्रकार से लेटने के बाद में क्या करना है, सबसे पहले घुटनों को क्या करना है, बेंड करना है। क्या करना है, घुटनों को हिप के पास लाना है और मोड़ना है, और हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। हाथों को कान की तरफ से होते हुए जो अपने कंधे है, कंधे की तरफ ले जाना इस प्रकार से, और फिर यहां से ऊपर की तरफ उठना है, श्वास को अंदर बढ़ते हुए ऊपर की तरफ उठना है, और इस प्रकार से एक चक्रनुमा रचना बनानी है। इसी को हम बोलते हैं चक्रासन। ठीक है, चक्रासन की जो शुरुआत है वो कहां से होगी, वो सुपाइन अवस्था से होगी। कहां से होगी, सुपाइन अवस्था से। ठीक है, सर्वप्रथम लेटना है सुपाइन अवस्था के अंदर, और सुपाइन अवस्था में लेटने के पश्चात में पैरों को बेंड करना है और एडी को हिप के पास में लाना है, एडी को हिप के पास में लाना है, और हाथों को कंधे की तरफ ले जाना है, कंधे के पास में रखना है, और इस प्रकार से बीच में से हवा, श्वास लेते हुए शरीर के अंदर हवा भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। पेट वाले भाग से, कमर वाले भाग से ऊपर की तरफ उठना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चक्रासन की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे एडिया कहाँ आ जाएगी, हिप के पास में आ जाएगी, और हाथ कहाँ आ जाएगी, कंधे के पास में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये शेप बन जाएगा। ठीक है, इसके अब लाभ देख लीजिए। जो चक्रासन है, चक्रासन के लाभ देख लीजिए। चक्रासन के लाभ, जैसे मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप ये आसन पढ़ रहे हो ना, तो एक दो बार इन आसन को करने का ट्राई कीजिए, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि ये आसन आपको कहां कहां लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, 101% आपको पता चल जाएगा। देखिए, कमर दर्द में लाभदायक, तो सर्वप्रथम इफेक्ट कहां पे आएगा, कमर के ऊपर आएगा। कहां पे आएगा, कमर के ऊपर, तो कमर दर्द में लाभदायक है। काइफोसिस के निवारण में, काइफोसिस अभी बताया था कि इस प्रकार से काइफोसिस हो गया, काइफोसिस अस्थि विकृतता के अंदर आता है, काइफोसिस हो गया। अपन जब चक्रासन करेंगे तो काइफोसिस किशोर अवस्था तक कुछ हद तक सामान्य हो सकता है। युवा अवस्था में तो ना के बराबर चांसेस है, वृद्धावस्था में तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, पर किशोर अवस्था तक बच्चों में अगर किसी में काइफोसिस दिख रहा है तो उनको चक्रासन करवाना चाहिए। श्वास रोग, सिर दर्द और नेत्र विकार, देखिए श्वास रोग, श्वास अंदर की तरफ लेगी, यहां से श्वास नलियां हल्की हल्की खींचेगी, तो श्वास रोग में भी लाभदायक है कौन, चक्रासन। ये ध्यान देने लायक बातें हैं, इंपोर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्वास रोग में कौन सा आसन लाभदायक है, वहां पे चक्रासन दिया हुआ होगा, और दिमाग में आएगा ही नहीं बिल्कुल कि श्वास रोग और चक्रासन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, चक्रासन तो ऐसे होता है, वहां तो पेट और कमर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इस आसन को करते हैं ना, तो आपको 101% पता चल जाएगा कि चक्रासन में श्वास रोग निवारण हो सकता है, क्योंकि श्वसन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, भुजंगासन, भुजंगासन क्या, भुजंगासन भी काइफोसिस के निवारण में सहायक था, वो हमने पहले पढ़ लिया। फिर सिर दर्द, सिर दर्द में भी सहायक है, पूरा शरीर पीछे की तरफ जाएगा, सर नीचे की तरफ लटकेगा, तो अपना ब्लड का फ्लो कहां तक आएगा, सर तक आएगा, पूरा ऐसा लगेगा कि पूरे सर में ब्लड भर गया है। ठीक है, तो सर दर्द में भी क्या होगा, लाभदायक होगा। नेत्र विकार,
आंखों के ऊपर भी हल्का सा इफेक्ट पड़ेगा, आंखों में भी ऐसा लगेगा कि अब ब्लड बढ़ने वाला है आंखों के अंदर, इस प्रकार से अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो आंखों के लिए भी लाभदायक है। करने से अगर आप ये करोगे आसन तो आपको 101% पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जगह पर आपके इफेक्ट हुआ है। फिर मांसपेशियां सबल बनती है। मांसपेशियां क्या बनेगी, जो मांसपेशियां है ना वो सबल बन जाएगी। सबल का मतलब एकदम मजबूत बनेगी। स्पेशली हाथों की और पैरों की मांसपेशियां। इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, जो हाथ पैरों की मसल्स है, जो हाथों की मसल्स है, इनके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मसल्स हाथों की पैरों की कौन कौन सी है, तो आप मसल्स वाला वीडियो मेरे पहले एक डाला हुआ है, तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि हाथों की और पैरों की मसल्स कौन कौन सी है, बहुत अच्छे से डाला हुआ है। सबसे ज्यादा व्यू उसी वीडियो में आ रखे हैं। ठीक है, तो हाथों की और पैरों की मांसपेशियां सबल बनेगी। फिर गर्भाशय विकार में भी सहायक है। देखिए गर्भाशय देखिए ये पेट वाला पोर्शन देखिए, कई बार होता है कि पेट में कुछ गड़बड़ी के कारण महिलाओं में गर्भाशय में गर्भ नहीं ठहरता है या अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे पेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, पेट पे भी अच्छा वाला इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो गर्भाशय की समस्या भी क्या हो सकती है, कुछ हद तक सही हो सकती है। गर्भाशय के कुछ हद तक विकार सही हो सकते हैं, गर्भाशय की बीमारियां भी सही हो सकती है। ठीक है, जठर एवं आंतों की क्रिया मजबूत होगी। जठर एवं आंतों, क्योंकि पेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पेट की जो क्रिया है, जो आंतें हैं, वो भी क्रिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो आंतों की क्रिया है उनके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्रिया सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। तो ये चक्रासन के लाभ हैं। ये चक्रासन करना है, कौन सी अवस्था से स्टार्ट करना है, सोपान अवस्था से स्टार्ट करना है। चक्रासन करते समय श्वास को भीतर की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है। जब भी हमारी गर्दन पीछे की तरफ जाएगी उसमें श्वास क्या करना है, अंदर लेना है। जब भी हमारा बॉडी आगे की तरफ या नीचे की तरफ बेंड होगा उस समय हमें क्या करना है, श्वास छोड़ना है। इसमें श्वास लेना है, इसमें श्वास छोड़ना है, और सीधी रहेगी बॉडी, स्टेट पोजीशन में रहेगी। तो ना ही तो श्वास छोड़ना है ना ही लेना है, केवल और केवल कुंभक करना है, यानी रोक कर रखना है। अगर ज्यादा देर तक रुका नहीं जा रहा है तो श्वास लेना है और छोड़ना भी है इसी अवस्था में। ठीक है, तो ये आपको चक्रासन समझ में आ गया होगा। अगला आसन देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो आसन हम पढ़ रहे थे, आसन के अंदर चौथा आसन है धनुरासन। धनुरासन देखिए, धनुरासन कैसे करना है, सबसे पहले वही प्रोलाइन अवस्था के अंदर लेट जाना है। सुपाइन नहीं है इस बार, वापस से प्रोलाइन अवस्था है। प्रोलाइन मतलब वही से पैर नीचे की तरफ, पैर के पंजे नीचे की तरफ, और बॉडी का शेप भी नीचे की तरफ। जो फेस होगा, जो हमारा नाक होगा, वो भी कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से अवस्था में लेट जाना है। इस प्रकार की अवस्था में लेट जाना है। नाक कहां पे होगा, नाक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, चेहरा ऐसे नीचे की तरफ होगा। इस अवस्था में लेट जाना है। लेटने के बाद में पैरों को क्या करना है, फोल्ड करना है। पैरों को हिप की तरफ लाना है, हिप की तरफ फोल्ड करना है, बेंड करना है। ठीक है, मोड़ना है, और हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए इन पंजों को पकड़ना है, पिंजों को पकड़ना है, और यथासंभव जितना हो सके शरीर को खींचना है। ठीक है, बेंड देना है, इन पंजों को खींचना है हाथों से जितना हो सके। तो हमारी जो बॉडी है ना वो लगभग धनुष के शेप में आ जाएगी, धनुष का शेप हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं। धनुष का शेप कैसे आ जाएगी, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये इस प्रकार से धनुष होता है। ये धनुष होता है इस प्रकार से। ठीक है, और ये इसकी प्रत्यंचा होती है, ये इसकी डोरी होती है। अब इस डोरी को खींचते हैं अपन, क्या करते हैं, जब खींचते हैं ना तो ये डोरी कहां आ जाती है, इस प्रकार से आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे तीर लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेम के सेम यही सिचुएशन बन रही है। सेम के सेम यही सिचुएशन बन रही है। ये देखिए, अब यहाँ पे धनुष इस प्रकार से बन रहा है, ये धनुष इस प्रकार से बन रहा है। ये देखिए, ये धनुष ऐसे बन रहा है। ठीक है, और हम डोरी को खींच रहे हैं ऐसे, ये डोरी को इस प्रकार से खींच रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से खींच रहे। तो इस आसन का नाम क्या है, धनुरासन नाम है। क्या नाम है, धनुरासन नाम है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि मैक्सिमम एफर्ट कहां पड़ रहा है, इस पार्ट पर पड़ रहा है। इस पार्ट में हमारे नाभि है, जो जनन अंग है वह है। ठीक है, और हाथ और पैरों के ऊपर भी खिंचाव पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कमर के ऊपर। किसके ऊपर पड़ रहा है, कमर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए
धनुरासन के लाभ क्या क्या है? सबसे पहले तो कमर दर्द में क्या है, लाभदायक होगी। कमर दर्द में क्या होगी, लाभदायक होगी। फिर उदर रोगों के अंदर, जो पेट के रोग है ना, उसके अंदर भी क्या होगी, लाभदायक होगी। पेट के जो रोग है उसके अंदर भी क्या होगी, लाभदायक होगी। कौन सा आसन, धनुरासन। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य केंद्र या नाभि डिगना। अब देखिए यहाँ पे अपनी क्या है, नाभि है, क्या है, नाभि है, नाभि वाला हिस्सा है। तो नाभि डिगना, नाभि डिगना या सूर्य केंद्र डिगना, जिसे हम बोलते हैं धरण, धरण बोलते हैं ना, धरण टल गया, या फिर प्योर मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पेचुटी टल गई। क्या टल गई, पेचुटी टल गई। उसी को हम नाभि डिगना कहते हैं। धरण टलना, पेचुटी, पेचुटी टलना, या फिर यही सारे शब्द है, ठीक है। उसे हम सूर्य केंद्र डिगना कहते हैं, या नाभि डिगना कहते हैं, या पेचुटी टलना कहते हैं, या फिर धरण, धरण टलना कहते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह अलग भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये लाभदायक है, इसमें भी ये लाभदायक है, ठीक है। फिर देखिए स्त्री मासिक धर्म, मासिक धर्म के अंदर अनियमितता आ रही है, ठीक है, 1 महीने की जगह कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम लग रहा है, या फिर मासिक धर्म बिल्कुल नहीं आ रहा है या अत्यधिक आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, ये रोग धनुरासन क्या है, लाभदायक है, ठीक है। फिर देखिए गुर्दों एवं मूत्र विकार के अंदर, यहाँ पे हमारे गुर्दे होते हैं, ठीक है, गुर्दे और मूत्र विकार, जब हम बार बार पेशाब लगना है, ठीक है, या फिर मूत्र का अत्यधिक पीला आना, तो उन विकारों में भी लाभदायक है। मूत्र विकार में भी लाभदायक है, और गुर्दे की समस्या में भी लाभदायक है, क्योंकि इफेक्ट इसी पोर्शन पर ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पर ज्यादा पोर्शन पड़ता है, ठीक है। अब इसमें भी वो बात है, सर कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो श्वास को क्या करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। और नरपत सर की क्लास में तो बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंडा है, सीधी क्लास चलती है, नो बकवास। अपना एक टाइटल ही रख देंगे यहाँ पे, नरपत सर की सीधी क्लास, नो बकवास, ठीक है। देखिए तो श्वास को क्या करना है, इनहेल करना है, ठीक है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे आप, हाँ एक चीज और देखिए, ये कमर की लचकता बढ़ाता है। क्या करता है, कमर दर्द में तो शायद है ही है, कमर की लचकता भी बढ़ाता है। अब देखिए, अब जा कहां रहा है, पीछे की तरफ। कहां जा रहा है, पीछे की तरफ। और जो भी हमने एक विकृति पढ़ी थी, काइफोसिस, क्या पढ़ा था, काइफोसिस, ठीक है। काइफोसिस में बीमारी कैसे थी, आगे की तरफ झुके हुए थे, ठीक है। और इसमें अपन कहां जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो काइफोसिस में भी ये लाभकारी होगा। अब देखिए कमर की लचकता बढ़ाता है, ये धनुरासन किसकी लचकता को बढ़ाएगा, कमर की लचकता को बढ़ाएगा। अब देखिए आपको जितने आसन करवा रहे हैं ना, आसन में चाहे कोई सा भी आसन हो, वो सब क्या बढ़ाएंगे, लचकता बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, लचकता, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्योंकि फिटनेस के 5 घटक होते हैं, ठीक है, स्पीड, एंड्योरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचकता वाला पार्ट है, वो कौन बढ़ाएगा, वह हर आसन बढ़ाएगा। योग का हर आसन क्या करेगा, लचकता में इंप्रूव करेगा, ठीक है। ये लचकता हम इसको बहुत रेफरेंस से पढ़ेंगे, इनको जोड़ के अंदर भी पढ़ेंगे और जोड़ों की गति में भी पढ़ेंगे, और लचकता जब अपन फिटनेस पढ़ेंगे ना, फिजिकल फिटनेस, उसमें भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आसन से क्या बढ़ेगी, लचकता बढ़ेगी। अभी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि धनुरासन से कौन से पार्ट की लचकता बढ़ेगी, तो सीधा सीधा आपको आंसर देना है, कमर की लचकता बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कौन सा आसन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो 5वां आसन है वो है हल्लासन। हल्लासन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, आपने किया भी होगा। तो इसमें ध्यान रखने लायक कुछ बातें हैं कि वही वापस से स्टार्ट कहां से करना है, सुपाइन अवस्था से करना है। स्टार्ट कहां से करना है, सुपाइन अवस्था, जो हमारी सुपाइन अवस्था है वहां से क्या करना है, स्टार्ट करना है। इस प्रकार से स्टार्ट करना है, ठीक है। सुपाइन अवस्था से क्या करना है, स्टार्ट करना है। सुपाइन का मतलब सीधे लेटकर, पीठ के बल लेटकर इसको स्टार्ट करना है। पीठ के बल लेटने के बाद में क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम है ना पैरों को ऊपर की तरफ करेंगे, हिप वाले पोर्शन से, यहाँ के पोर्शन, हिप वाले पोर्शन से क्या करेंगे, पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सर्वांगासन की मुद्रा आ जाएगी। सर्वांगासन की मुद्रा के को टच करते हुए छू के निकलेंगे और वापस पैरों को कहां ले जाना है, पीछे की तरफ ले जाना है पूरा,
पूरा कहां पे ले जाना है, पीछे की तरफ इस प्रकार से ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हाथ कहाँ रहेंगे, हमारे जो हाथ है ना वो कहां पर रहेंगे, हाथ जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ रहेंगे। कहां पे रहेंगे, पीछे की तरफ रहेंगे। ठीक है, हाथ पीछे की तरफ रहेंगे। और अब इसमें एक चीज ध्यान देने लायक और है, एक चीज ध्यान देने लायक कौन है, लगभग हम जो जमीन पे टिके रहेंगे ना वो सिर और लगभग कंधों वाले, पीठ का जो ऊपरी भाग है बिल्कुल कंधों वाला पार्ट है वहां से हम टिके हुए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कमर तो हमारी बेंड हो जाएगी, हिप वाला पोर्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा, पैर बिल्कुल नीचे की तरफ, पंजों की जो अंगुलियां है अंगुलियों से टिके हुए रहेंगे, अंगुलियों और अंगूठों की सहायता से नीचे टिके हुए रहेंगे। और हाथ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो जो हाथ हमारे पीछे की तरफ रहेंगे ना, जो पीछे की तरफ इस प्रकार से रहेंगे तो उसमें देखो दोनों अंगूठे पास में है। क्या है, दोनों अंगूठे पास में है। तो जमीन पर दोनों अंगूठे कब पास में आएंगे, ठीक है, तो जब हाथ हमारे प्रोलाइन अवस्था के अंदर हो गए, किसमें हो गए, प्रोलाइन अवस्था के अंदर हो गए। जब हाथ हमारे प्रोलाइन अवस्था के अंदर हो गए ना, तो हमारे हाथ जब हमारे प्रोलाइन अवस्था के अंदर हो गए ना, तो ही क्या होगा, हथेलियां पास पास में रहेगी। तो हाथ जो पीछे की तरफ रहेंगे वो कौन सी अवस्था में रहेंगे, प्रोलाइन अवस्था में रहेंगे। हाथ की जो हथेलियां है, देखिए फिर से देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ना तो हमारी बॉडी सुपाइन अवस्था में थी। कौन सी अवस्था में थी, सुपाइन अवस्था में, सीधे लेट कर हमने स्टार्ट किया था। और जब आसन पूरा हो रहा है, जब हलासन की अवस्था में आ गए हैं, जब हम इस अवस्था में 30 सेकंड तक होल्ड कर रहे हैं, प्रत्येक आसन में कितना होल्ड करना है, 30 सेकंड तक होल्ड करना है, 30 सेकंड तक होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, उस अवस्था में हमारे जो इस आसन की अवस्था के अंदर हथेलियां है ना, वो कौन सी अवस्था में रहेगी, प्रोलाइन अवस्था में रहेगी। ये सुपाइन अवस्था है, सुपाइन अवस्था में अंगूठे दूर दूर है, हमारे जो अंगूठे हैं वो हाथ के अंगूठे दूर दूर है। प्रोलाइन अवस्था में हाथ के अंगूठे पास पास में रहेंगे। तो हाथ की हथेलियां कौन सी अवस्था में रहेगी, प्रोलाइन अवस्था में रहेगी। हाथ के जो पंजे है ना वो कौन सी अवस्था में रहेंगे, पंजे है वो प्रोलाइन अवस्था के अंदर रहेंगे। आसन में होल्ड कितनी देर तक करना है, 30 सेकंड तक होल्ड करना है। अब देखिए यहाँ पे पेट दब रहा है, क्या है, पेट दब रहा है। ठीक है, पेट में दबाव आ रहा है, तो श्वास कहां जाएगी, कहां जाएगी, खुद में खुद आप बता दीजिए, श्वास कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। और हम कम इस सिचुएशन में रहेंगे, अंदर की तरफ सिचुएशन में रहेंगे। ठीक है, तो हलासन आपको समझ में आ गया होगा। लिखने का तरीका बिल्कुल इजी है। ठीक है, सर्वप्रथम सुपाइन अवस्था में यानी सीधे लेट जाना है, पीठ के बल लेटने के बाद में पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है। पहले ऊपर आसमान में उठा दिए, फिर आसमान से फिर और आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत तरफ आ जाएंगे और हाथ बिल्कुल सीधे खुले रहेंगे। हथेलियां या जो हाथ के पंजे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल प्रोलाइन अवस्था के अंदर रहेंगे। और जहां तक हो सके हमारा जो सर है वो जंघा को टच करेगा, हमारी जो जंघा है ना, जांग है ना, उसको टच करेगा। ठीक है, और पंजे जमीन को टच करेंगे। इस प्रकार की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, हलासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलासन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब देखिए, हमारे जो खेत के अंदर जो हल चलता है ना, खेत के अंदर जो हल चलता है, तो आपने देखा होगा हल चलते हुए खेत में। कभी जो रियल किसान है ना, जो वास्तविक तौर पर आप में से जो किसान है जिन्होंने खुद हल चलाया है, ठीक है, उन्होंने देखा होगा कि हल की ये मूठ होती है। क्या होती है, मूठ होती है। और इस प्रकार से ये हल का शेप होता है, ये हल का शेप होता है। ये हल का शेप होते हुए फिर ये आगे एकदम तिकोना हो जाता है, यहाँ पे जहां से जमीन के अंदर जोता जाता है। ठीक है, और आगे इस प्रकार से यहाँ पर बैल होते हैं, आगे क्या होता है, बैल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैल लगे हुए, यहाँ पे ये बैल मान लो। ठीक है, ये बैल है। ठीक है, जो हल को, खेत को क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं। ठीक है, ये बैल है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे आदमी खड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए लगभग इस आसन, ये देखिए ये हमारे हाथ जैसे हो गए, ये सिचुएशन बिल्कुल बॉडी के आगे, और ये पैर पीछे चले गए। लगभग कौन सी सिचुएशन बन रही है, हल की सिचुएशन बन रही है। हल का जो ये पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे हाथ लग रहे हैं और ये पैर कहां की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ। जो हल की मूठ होती है, जो पकड़ने का हिस्सा होता है, वो देखिए वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, इसलिए इस आसन का नाम क्या रख दिया, हलासन रख दिया। क्या नाम रख दिया, हलासन। हल के समान आसन, उसको हम क्या कहते हैं, हलासन कहते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। 5 आसन मैं इस वीडियो में करा रहा हूं, आपके लगभग 14 आसन आपके कोर्स में है, फिर 5 आसन आपको अगले वीडियो में, और फिर 4 आसन जो बचेंगे वो उससे अगले वीडियो में करवाएंगे। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप थोड़ा देखने में संकोच करते हो, थोड़ा झिझकते हो कि 2 घंटे का वीडियो आ गया, 1 घंटे का वीडियो आ गया, और मुझे अपलोड करने में तो जबरदस्त वाली प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करता हूं आसन आपको 5 समझ में आ गए होंगे। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, आसन के अंदर, आसन हमारी बॉडी के अंदर लचकता को बढ़ाते हैं। बाकी नरपसर की क्लास को देखिए, आपको आसन बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।